हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कि किस तरह से हम बचा के रख सकते हैं अपने प्लांट्स को और एनिमल्स को, मतलब कि अपनी भी हिफाजत कैसे कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे डिफोरेस्टेशन क्या होता है, उसके कॉज क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ क्या होती है और कैसे वो चीज खत्म हो रही है, कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम वाइल्ड लाइफ को, और प्रोटेक्टेड एरियाज क्या क्या होते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती हैं जो खतरे में है, स्पीशीज प्रजातियां, माइग्रेशन क्या चीज होती है, रेड डेटा बुक क्या होता है और कैसे हम जो है अपने वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब देखिए, फॉरेस्ट जो है हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है, उसके बिना जो है हम कैसे जिंदा रहेंगे। सोचिए, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा बिना प्लांट्स के और फॉरेस्ट के, और खाना भी नहीं मिलेगा। डिफोरेस्टेशन क्या होती है? पेड़ों का कटना, जंगलों का खत्म होना। किस वजह से होते हैं? जैसे कि नेचुरल रीजंस होते हैं कुछ तो, जैसे कि आग लग जाना, जैसे अमेज़न की आग लग गई ना, उसमें करोड़ों पेड़ जल गए, वैसे आग लग जाती है कई बार नेचुरली गर्मी पड़ने पे जंगलों के अंदर, तो उससे हजारों लाखों पेड़ जल जाते हैं। सूखा पड़ जाना कहीं पे, मतलब ड्राउट्स, कहीं पे एसिड रेन हो जाना। एसिड रेन कैसे होता है? हवा के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया, वो पॉल्यूशन जब आता है बारिश के जरिए नीचे, तो पानी में मिक्स होने के बाद वो पॉल्यूशन जिसके अंदर सल्फर या नाइट्रिक एसिड ये सब मिक्स हो जाता है, तो वही एसिड रेन कहलाता है। उससे भी पेड़ पौधे खराब हो जाते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन, अब देखिए जहां भी वॉल्केनिक इरप्शन होगा हर चीज को तबाह कर देगा वो। अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी तो हो रहा है। मान लिए घर बनाना है, फैक्ट्रीज बनानी है, उसके लिए पेड़ काट दिए। अब जो है फर्नीचर बनाना है, उसके लिए पेड़ काट दिए, क्लियर कर दिया फॉरेस्ट को ताकि वहां पे खेती बाड़ी कर सके। अब माइनिंग वगैरह करनी है आपको वहां पे, कोल की, पेट्रोलियम की या फिर ओर्स की, ये सबसे भी खत्म हो रहे हैं सारे पेड़ वगैरह हर चीज। अब ज्यादा आपने जो है खिला दिया अपने जानवरों को, खाना वहीं पर ही, चारा वारा सब वहीं पे दिलाया जा रहा है ना। पेड़ तक नहीं छोड़ा आपने। मान ली कि बहुत ज्यादा जानवर पाल लिए और वहां पर ले आ रहे हैं सबको खिलाने के लिए एक साथ, तो वहां से खत्म हो रहे हैं पेड़ आपके। अब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ज्यादा हर चीज जो है खपत उसकी बढ़ जाती है। और कई बार क्या होता है, हमारी जो गाड़ियां होती हैं उनसे गैसेस निकलती हैं, हार्मफुल गैसेस हमारी फैक्ट्रीज से या गाड़ियों से। तो निकलती कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेस जो कि पानी में मिलने के बाद कैसा बना लेती है, अलग अलग तरह की गैसेस। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड पानी में मिक्स हो जाए तो क्या बनाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा, ठीक है। आगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्या क्या नुकसान है डिफोरेस्टेशन के। लॉस ऑफ हैबिटाट, हैबिटाट आपको पता ही है, ऐसा सराउंडिंग जिसमें एक जो है पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पनप सके, वो खत्म हो जाता है जब वहां पे जंगल ही नहीं बचेगा तो कहाँ पे कौन जी पाएगा वहां पे। एक्सट्रीम एक्सट्रीम टेम्परेचर्स कैसे? क्योंकि हमारा टेम्परेचर भी तो मेंटेन करके रखते हैं ना पेड़ पौधे, हवा के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बना के रखते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करके रखते हैं, कम करके। इसकी वजह से टेम्परेचर भी थोड़ा मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि हवा की गर्मी, वो सूरज की गर्मी को ट्रैप कर लेते हैं आपके अगर ज्यादा हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इस चीज को हेल्प करता है ये। सॉइल इरोजन, सोचिए अगर जो है नहीं पकड़ के रखेंगे ये सारे सारे जो पेड़ पौधे हैं इसको, जमीन को, तो नदियां जो हैं पानी जब बहेगा तो बहा कर ले आएंगे सारी चीजें, तो उससे ही बच के रहना है। इसलिए पेड़ पौधे हटाते हैं तो क्या होता है? सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाता है वहां पे। आगे है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल। अब बोल रहे हैं कि जब कहीं पे होल्ड करके रख रखा होता है ना पेड़ पौधे ने जमीन को, तो बहुत उपजाऊ जमीन होती है, उसके अंदर पोरस होती है वो जमीन, उसमें ना मतलब कि ऐसी होती है कि उसके अंदर पानी अंदर जाने के बाद ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है, तो फिर वो अंडरग्राउंड सेव हो जाता है वो पानी सारे जाके। पर अगर वहां पे पेड़ पौधे नहीं है ना तो वो ट्रैप नहीं होगा वहां पे पानी, वो सीधे बहेगा और सीधे नदियों में चला जाएगा, नदियों सीधे समुद्र में। तो फायदा क्या हुआ उस बारिश का? आगे देखिए, ड्राउट्स मतलब सूखा पड़ जाएगा अगर ये सब नहीं होंगे तो पेड़ पौधे। डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा उसका। अब क्या वहां की जमीन जो है वो उपजाऊ नहीं रहेगी, जाहिर सी बात है वहां पेड़ पौधे रहेंगे नहीं, नमी रहेगी नहीं, तो क्या बचेगा? डिजर्ट बन जाएगा वो जगह। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या चीज होती है? वही बायोडाइवर्सिटी इसी चीज को बोलते हैं, कितने सारे लोग रह रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पे, और जानवर रह रहे हैं, और कितने पेड़ पौधे रह रहे हैं, कितनी भी जिंदा चीज कहाँ पे किस किस वैरायटी की रह रही है किस जगह पे, उसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, है ना। जैसे दुनिया के अंदर कितने अलग अलग तरह की चीजें ले रही हैं, लगभग 1.5 करोड़ टाइप की स्पीशीज पाई जाती हैं दुनिया के ऊपर, ठीक है। आगे बोल रहे हैं फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है। फ्लोरा देखिए नाम से समझ में आ रहा है, फ्लावर है ना। फ्लोरा का मतलब होता है उन सारी चीजों का ग्रुप जो भी प्लांट्स हैं, है ना, प्लांट्स, ट्रीज, फ्लावर्स, जितने भी प्लांट्स हैं जो एक जगह पे पाए जाते हैं, उन सब के ग्रुप को बोल दिया जाता है फ्लोरा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि गुजरात का फ्लोरा क्या है, रेड रोज है ना, या फिर कोई और सा रोज। और मान लिए कि तमिलनाडु, वहाँ का फ्लोरा क्या है, वहाँ पे जो है नारियल के पेड़ पाए जाते हैं, वहाँ पे आपका जो है चमेली का फूल पाया जाता है, वहाँ पे गेंदे का फूल पाया जाता है, वहाँ पे जो है वेजिटेबल ये टाइप के पाए जाते हैं, ठीक है, घिया, साग,
लहसुन, ये सारी चीजें वहां पे मिलती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज जितने पेड़ पौधे हैं ना कहीं पे पाए जाते हैं, तो वो सारी चीजें कहलाई जाती है कि वहाँ का फ्लोरा है। और फोना के जानवर, मान लिया टाइगर कहाँ पाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा वहां पे पाया जाता है, क्या कहते हैं, गुजरात में, तो वहाँ का ये फोना हो गया। और अलग अलग तरह के जानवर, जैसे मान ली चिंपैंजीज कहीं पे पाए जाते हो तो उसका फोना हो गया। और भी हजारों तरह के, और हजारों के लाखों और तरह के जो है आपके स्पीशीज वहां पे पाए जाते होंगे, वो सारे जो प्लांट्स के अलावा है, जैसे इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ये सारी चीजें सब कहलाती है वहां का फौना, किसी एक जगह का। आगे बोल रहे हैं कि आपको पता है कि इंडिया के अंदर ही लगभग 15 करोड़ गायें हैं, 4 करोड़ बफेलोज हैं, 5 करोड़ गोट्स एंड शीप्स हैं। आगे बोल रहे हैं एंडेमिक स्पीशीज क्या होती हैं, जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे पाई जा रही हैं अभी फिलहाल दुनिया के अंदर, और कहीं नहीं पाई जा रही। जैसे कि इंडिया के अंदर ही आपका जो है स्पीशीज में सारी चीज आ गई, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे छोटा से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही क्यों ना हो, जैसे फंगस वगैरह। अगर कहीं पे सिर्फ पूरी दुनिया में कुछ ही जगहों पे पाया जाता है तो उसको बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज, के बहुत जरा सी रह गई हैं। जैसे कि पिग्मी हॉक जो है, ये देखिए पिग्मी हॉक सिर्फ कहाँ पे पाया जाता है, असम में पाया जाता है, पूरी दुनिया के अंदर है। और देखिए ऐसे ही ये चीजें, ये भी कहीं कहीं पे पाया जाता है। वैसे जो है जाइंट स्क्वेरल है, जाइंट स्क्वेरल वो कहाँ पाया जाता है, अ, पर पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में पाया जाता है ये सिर्फ। तो ये सारी जगह चीजें जो कहीं कहीं पे पाई जाती है ना, खाली उनको बोल देते हैं एंडेमिक स्पीशीज, के एंड होने वाली है खाली, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब देखिए वाइल्ड लाइफ क्या होती है। वाइल्ड लाइफ मतलब जंगल में रहने वाली सारी चीजें, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे फिर कोई भी चीज हो, पूरा वाइल्ड लाइफ, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो प्लांट्स हो। अब वाइल्ड लाइफ का खत्म होना, वाइल्ड लाइफ का खत्म होना कैसे है भाई, किस किस वजह से हो सकते हैं। देखिए हैबिटाट लॉस के, उस जगह पे रहने के जो हालात हैं वही खत्म हो जाए अगर, तो फिर वहां पे तो रहने वाला कोई बचेगा नहीं, तो वाइल्ड लाइफ खत्म वहां की। अगर वो सराउंडिंग ही खत्म हो जाए, हैबिटाट खत्म हो जाए, तो कौन सी वाइल्ड लाइफ बची वहां पे, कोई नहीं रह पाएगा। मान लीजिए जंगलों से पेड़ ही सारे काट दें, अब वो हैबिटाट बचा ही नहीं, वहां पे रहने वाले जो जानवर हैं, जो जितने भी कीड़े हैं, वो सब खाएंगे क्या वहां पे, नहीं खा पाएंगे, तो वहां से फिर हटना पड़ेगा सबको, कहीं और जाना पड़ेगा, फिर मरे जाएंगे। तो इसलिए हैबिटाट गया तो वाइल्ड लाइफ भी गई। आगे बोल रहे हैं बहुत ज्यादा हंटिंग वगैरह करेंगे तब भी जो है वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाती है। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे तब भी वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाए, क्यों, वहां का पानी जहरीला हो जाए, तो अब जानवर पियेंगे पानी, मर जाएंगे। अब देखिए ट्रू फॉल्स में बोल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट इन एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंजेस। ट्रू, ठीक है, टेम्परेचर चेंज होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आगे देखिए द लॉस ऑफ टॉप सॉइल बाय विंड और वाटर इज कॉमनली नोन एज डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन के टॉप सॉइल के को बोलते हैं, फॉल्स नहीं, इसको नहीं बोलते। डिजर्टिफिकेशन रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ लैंड टू सपोर्ट लाइफ। ट्रू, सही बात है। आगे द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड स्पीशीज। ट्रू, सही बात है। वैरायटी जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनको ही बोलते हैं स्पीशीज। आगे देखिए बोलते हैं मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में फ्लोरा एंड फौना क्या होता है, सी होगा इसका इंडिजीनियस प्लांट और वाइल्ड लाइफ ऑफ अ जियोग्राफिकल रीजन को बोलते हैं। एंडेमिक स्पीशीज पर डी पे लगाइएगा, हुज हैबिटेट इज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद है एशियाटिक लायन, कहाँ पे पाया जाता है, गिर नेशनल पार्क में पाया जाता है। और उसके बाद है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, कैन आल्सो अफेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ स्पीशीज हु आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो कि खत्म होने के कगार पे हैं, ठीक है। एक तो हो गई एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। देखिए ये है थ्रेटेंड स्पीशीज, वो सारी स्पीशीज जिसको खतरा है आगे एक्सटिंक्ट हो जाने का, मतलब लुप्त हो जाने का, कि अब दुनिया में कोई नहीं बचेगा जैसे प्रजाति का। एक होती है एक्सटिंक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, जो कि मुश्किल में है, ठीक है। मतलब थ्रेटेंड स्पीशीज के अंदर भी अलग अलग तरह की कैटेगरी आती है, उसमें एक कैटेगरी है एंडेंजर्ड स्पीशीज की, जिसके अंदर जो है क्या होता है, बहुत कम रह गए होते हैं, वो हो सकता है कि एक्सटिंक्ट हो जाएं, इस तरह खतरा होता है अगर सारे उनके लिए खतरे दूर ना करे गए तो। जैसे कि एशियन एलिफेंट बहुत कम बचे हैं दुनिया के अंदर, इंडियन राइनोसोर्स ये भी बहुत कम बचे हैं इंडिया के मतलब दुनिया में। ब्लू वेली बहुत कम बचे हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये सब बहुत कम बचे हैं। आगे बोले वनरेबल स्पीशीज, वो कौन से स्पीशीज होते हैं, कि देखिए एंडेंजर्ड स्पीशीज तो होगा एक्सट्रीम मेजर वाले, कि बहुत बहुत ही कम बचे हैं।
एक होते हैं वनरेबल स्पीशीज के, हैं कम पर इतने भी कम नहीं है कि एक्सटिंक्ट हो जाए अभी, पर हाँ एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में जा सकते हैं ये। मतलब ये हाईएस्ट कैटेगरी है कि ये सबसे कम है इस तरह के जानवर एंडेंजर्ड स्पीशीज। पर वनरेबल स्पीशीज भी हैं कि हैं ये थोड़े अच्छे अमाउंट है, पर है काफी कम। ये और कम हो गया ना, तो एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में रखना पड़ेगा फिर उन्हें, जैसे कि ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रीन टर्टल, चुडित वगैरह। और फिर आ जाते हैं आपके, देखिए ये सब है ना, ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रीन टर्टल और अलग अलग जानवर है। रेयर स्पीशीज क्या होते हैं, जो कि कम अमाउंट में पाए जाते हैं, पर इतने भी कम नहीं होते जितने कि वनरेबल। वनरेबल उससे भी कम, सबसे कम होता है एंडेंजर्ड, ठीक है। तो ऐसी रेयर स्पीशीज हैं कुछ, जैसे गोल्डन कैट और वाइल्ड बफेलो, इंडियन एलिफेंट, एशियाटिक लाइफ वाइल्ड लाइफ। अब देखिए इंडियन एलिफेंट तो आपने भी कई बार देखा होगा है, तो इसलिए है ये कम, पर इतने भी कम नहीं है, काफी कम है पर फिर भी। अभी फिलहाल एंडेंजर्ड स्पीशीज में जाने का चांस नहीं है इनका, ये पहले जाएंगे इस कैटेगरी में, रेयर में, मतलब वनरेबल में, फिर उसके बाद जाएंगे एंडेंजर्ड पे। तो रेयर स्पीशीज के कुछ एग्जांपल देख लिए, जैसे गोल्डन कैट, इंडियन बफेलो, वाइल्ड बफेलो, एशियाटिक वाइल्ड लायस, और ये देखिए इन सबके फोटोज भी हैं। अब बोल रहे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन मतलब कैसे बचाया जाए उनका। बोल रहे स्ट्रेटेजीज मतलब प्लान्स क्या क्या बना सकते हैं हम वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। बोल रहे क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, ऐसे ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज बना दो जहाँ पे आप जो है कोई फैक्ट्रीज नहीं खोल सकते, यहाँ पे आप जो काट पीट नहीं कर सकते पेड़ों की, जहाँ पे आप हंटिंग नहीं कर सकते, ऐसी जगह बना दो। प्रोटेक्टेड एरियाज पहले से ही है इंडिया में बहुत सारे, और ज्यादा बढ़ाओ। आगे बोल रहे हैं स्ट्रिक्ट लॉज एंड टू रेगुलेट हंटिंग, कि हंटिंग को कम कर दो थोड़ा, वहां पे इस कानून बनाने चाहिए जगह जगह पर, कि भाई यहाँ यहाँ पर तुम हंटिंग नहीं कर सकते, यहाँ पर जो स्पीशीज है वो एंडेंजर्ड में है। आगे देखिए कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, के जो है पकड़ पकड़ के जानवरों को उनकी ब्रीडिंग करानी चाहिए और वहां पे रिप्रोडक्शन कराना चाहिए अच्छे अमाउंट में, जो जो एंडेंजर्ड है स्पीशीज उनका। प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर इंडियन वाइल्ड लाइफ, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इंडिया के अंदर कौन कौन सी होती हैं, जहां पर सरकार देख देख करती है कि भाई यहाँ पर जो है अच्छे से फले फूले ये सारे जानवर वगैरह, यहाँ की वाइल्ड लाइफ, वो है नेशनल पार्क्स। ऐसे पार्क्स होते हैं जो कि सिर्फ इस मकसद से बनाए जाते हैं कि वहां पे जो वाइल्ड लाइफ है वो फले फूले, वहां पे सारी चीजों को अच्छा खाना मिले, हर चीज मिले, है ना, पूरा हैबिटाट उन्हें तैयार होकर दे। अब बोले डू यू नो में सुंदरबन इज ई नेशनल पार्क। अब यूनेस्को जो है वो वर्क करती है वहां पे, हेरिटेज साइट है एंड अ टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल। दी इंडियन सुंदरबंस फॉर्म द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क इन इंडिया, कि इंडिया में सबसे बड़ा जो है नेशनल पार्क अगर वो है तो सुंदरबन नेशनल पार्क है। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है, सारे टाइगर भी वहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जंगल ही है पूरा, पर वो पूरी तरह से देख रेख में सरकार की, वहां पे कोई शिकार विकार नहीं कर सकता। क्या बोल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पार्क के नाम दे रखे हैं आसाम के अंदर। काजीरंगा नेशनल पार्क, वहां पे वन हॉर्न्ड राइनोसोरस पाए जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही जो है मतलब उसके लिए फेमस है वो। वैसे ही डिजर्ट नेशनल पार्क थार, ये जो है आपका थार में है, थार एक जगह है वहां पे नील गाय और बाकी सारे जानवर पाए जाते हैं। अब वैसे ही कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है, और वहाँ टाइगर के लिए फेमस है वो। वैसे ही कन्हा नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश में, जहाँ पे वाइल्ड टाइगर पाए जाते हैं। यहाँ देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, कि नॉर्मल जंगल ही होते हैं, पर वहां पे कानून लगा हुआ होता है कि आप जो है शिकार नहीं कर सकते वहां पे, ठीक है। ना ही वहां से आप जो है वो ले सकते हो, पेड़ पौधे तोड़ के ले आ सकते हो ना, आप जो है वो काट सकते हो लकड़ी वगैरह, वहां पे इस्तेमाल नहीं कर सकते इस तरह की चीजें आप। इंडिया के अंदर लगभग 508 सेंचुरीज हैं, मतलब कि काफी सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, मतलब वो सारे जगह प्रोटेक्टेड है सरकार के द्वारा, ठीक है। अब ये देखिए कुछ नाम है सेंचुरीज के, जैसे जो है दाची गाम सेंचुरी, भरतपुर सेंचुरी, है ना, ये सब है। आगे देखिए बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं। बोल रहे हैं कि वो सारी जगहें होती हैं, बड़ी बड़ी जगहें, है ना, बहुत सारे, कई बार ये ना कई सारे नेशनल पार्क्स जो होते हैं उन सारे एरिया को मिलाकर बोल दिया जाता है कि पूरा बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या होता है, बहुत बड़ी एरिया होता है, ये बहुत बड़ा एरिया के अंदर जो है ना बोल दिया जाता है कि भाई इन सारी जगहों पे, जंगलों पे आप घर नहीं बना पाओगे ना, आप जो है इन जगहों पे कोई फैक्ट्री खड़ी कर सकते हो, कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होगी, यहाँ की जमीन को आप छोड़ दिए ऐसी खाली, कि यहाँ पर पनप सके क्या, वाइल्ड लाइफ। तो इंडिया के अंदर टोटल सिर्फ 12 बायोस्फीयर रिजर्व है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी जगहों को बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, ठीक है। आगे बोलना है रेड डेटा बुक क्या चीज है।
ये वो किताब है जिसके अंदर एक लिस्ट बनी हुई है, लिस्ट के अंदर दे रखे हैं वो सारी स्पीशीज के बारे में जिसको खतरा है नियर फ्यूचर में कि वो विलुप्त हो जाएंगे। उसके अंदर एंडेंजर्ड स्पीशीज, रेयर स्पीशीज और जो भी थ्रेटन स्पीशीज है ना, वो सबके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। रेड डेटा बुक, अच्छा वो हर देश के हिसाब से और पूरे दुनिया में के सारे जो देश है ना, हर जगह का मेंटेन रखती है रिकॉर्ड के, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पाए जा रहे हैं अभी जानवर, ठीक है। जो कि मेंटेन कौन कर रहा है? रेड डेटा बुक इज बीइंग मेंटेन्ड बाय IUCN स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड वाले मेंटेन कर रहे हैं। और इसे जाना जाता है किस नाम से? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से। वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन जो है वो मेंटेन कर रहा है स्विट्जरलैंड के अंदर रेड डेटा बुक को। अब इसके अंदर जो है ना, इंडिया के अंदर ही है सबसे ज्यादा थ्रेटेंड स्पीशीज। थ्रेटेंड में हो सकता है वो रेयर स्पीशीज हो सकता है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, हो सकता है कि मतलब कि जो भी कम अमाउंट में है वो सारे स्पीशीज। वो सारे कितने इंडिया के अंदर? लगभग 100 से ज्यादा एनिमल्स हैं और कुछ प्लांट्स हैं जो कि इन कैटेगरी में आते हैं, जो कि विलुप्त होने की हो सकते हैं, मतलब कम है काफी दुनिया के अंदर। व्हाट यू लर्न, अब क्या क्या देखा आपने? जरा वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग बता दिए। इट इज द स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल हु आर नियर टू एक्सटिंक्ट, वो है एंडेंजर्ड स्पीशीज। लिख लिया यहाँ पे। इट इज द स्पीशीज दैट एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर्स, तो रेयर स्पीशीज, ठीक है। आगे है इट कंटेन लिस्ट ऑफ स्पीशीज हुज कंटिन्यूड एक्सिस्टेंस इज थ्रेटेंड, तो रेड डेटा बुक। आगे देखिए, इट वाज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, कौन सा है फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व? ढूंढ के लिख लिया कौन सा है फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। अब अच्छा यहाँ पे तो है, ढूंढ लेते हैं, है ना, फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व। लिख लिएगा नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट अमोंग दीज। आगे है it is a practice in which people attempt to protect endangered plants and animal species, तो ये लिखिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना। आगे देखिए टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर क्या चीज है? देखिए इंडिया ने 1972 में जो है ना देख लिया कि भाई टाइगर अब हमने बचाया नहीं ना, टाइगर्स को, टाइगर से खत्म हो जाएंगे इंडिया के अंदर। तो इंडिया की शान है भाई टाइगर, तो टाइगर को बचाना था, तो उन्होंने 1972 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से। बोला है कि अब से जो है हम टाइगर के ऊपर पूरा ध्यान देंगे, कोई इसका शिकार नहीं करेगा आज से, और इनको कैसे भी इनको फलने फूलने में मदद करेंगे हम। आगे बोल रहे हैं माइग्रेशन क्या प्रोसेस होता है? जब कोई भी स्पीशीज, खास तौर से बर्ड्स, बस जरूरी नहीं है बर्ड्स, कोई भी स्पीशीज है ना, चाहे इंसान हो, जानवर हो, कीड़ मकोड़ी हो, कुछ भी हो, जो भी खाने की तलाश में एक जगह से किसी दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, खाने की तलाश में हो, चाहे वो मौसम की तलाश में हो, कहीं पे बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है तो वहां से भाग कर जाते हैं वो ऐसी जगह पे जहाँ पे बर्फ ना गिर रही हो, तो इस ट्रैवलिंग को हम बोल देते हैं माइग्रेशन। बस इसी को माइग्रेशन बोलते हैं। किस वजह से हो सकता है? क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, जैसे मैंने बताया कहीं बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई तो जाएंगे ऐसे जहाँ पे वही गर्मी पड़ रही हो खाने वाने की तलाश में, क्योंकि ठंड में क्या होता है, पेड़ पौधे सब सूख जाते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में जाते हैं। फॉर लेइंग एग्स, कहीं पे अंडे देने जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे सुटेबल एनवायरनमेंट हो अंडों के लिए, ठीक है। आगे बोल रहे हैं efforts to conserve forests and wildlife, रिसाइकलिंग पेपर का इस्तेमाल करिए ताकि जो है कम से कम पेड़ काटने की जरूरत पड़े, जिससे कि सेव हो सके हमारे ट्रीज वगैरह। रिड्यूस करिए जरा पेपर का यूज, और रिसाइकल पेपर के प्रोडक्ट्स खरीदा करिए, कार्टन वगैरह को रीयूज करा करिए, गिफ्ट रैपिंग पेपर को रीयूज करा करिए, डोनेट करा करिए अपनी किताबें ताकि नई किताबें छापने की जरूरत ना पड़े। आगे बोल रहे हैं रिफॉरेस्टेशन के, कहीं कहीं पे जहाँ पर पेड़ वेड़ बहुत कम हो गए हैं वहां पे दोबारा से फॉरेस्ट लगाने की कोशिश करिए। अब पूरा फॉरेस्ट खुद से नहीं ला पाएंगे आप, थोड़े पेड़ लगाइए, और लोग थोड़े पेड़ लगाएंगे, और लोग थोड़े पेड़ लगाएंगे, या फिर सरकार ये काम बहुत अच्छे से कर सकती है, वो लाखों पेड़ या करोड़ों पेड़ भी लगा सकती है, क्योंकि पेड़ लगाना इतना मुश्किल नहीं होता, काफी आसान होता है, क्योंकि जमीन काफी उपजाऊ होती है जंगल के पास की। आप 1 लाख बस बीज लीजिए, 1 लाख बीज को बस फैलाना है आपको वहां पे, मतलब थोड़ी थोड़ी दूर तक गाड़ देना है, फिर उसके बाद उसमें से काफी सारे पेड़ अपने आप ही निकल जाएंगे कुछ सालों में। आगे बोल रहे हैं वोकेबलरी, ये चीज जो है सारी चीजें समझ ही चुके हैं हम। आते हैं जरा एमसीक्यूज में। पहला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज फ्लोरा? फ्लोरा किसको बोल सकते हैं? मंकी को, राइनो को, या मैंगो? जाहिर बात है मैंगो को बोलेंगे फ्लोरा। आगे देखिए, द एनिमल फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन आर नोन एज फ्लोरा, फौना, या एंडेमिक स्पीशीज? तो जवाब है एंडेमिक स्पीशीज।
फिर ये आपका जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडेमिक टू पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, कौन सा है भाई? देखिए यहाँ पे लिख रखा है इंडियन जाइंट स्क्वेरल और फ्लाइंग स्क्वेरल, ठीक है। तो जाइंट स्क्वेरल पे आप टिक लगा लिए, यही एंडेमिक है, मतलब खत्म होने के कगार पे, किस जगह पे? यहाँ पे पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में। आगे बोले फोर्थ में, द स्पीशीज विच एग्जिस्ट इन स्मॉल नंबर आर कॉल्ड रेयर स्पीशीज, जो कि स्मॉल नंबर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो रेयर स्पीशीज बोलते हैं उनको, है ना। वेरी स्मॉल नंबर में बहुत ही फ्यू अगर पाए जाते हैं तो वनरेबल स्पीशीज है ना। और जब खत्म ही हो गया, कोई नहीं पाया जाता, तो फिर आ जाता है एक्सटिंक्शन पे। आगे देखिए, दीज आर 14 इन नंबर इन इंडिया, तो जवाब है बायोस्फीयर रिजर्व्स, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़े बड़े एरियाज को बोलते हैं, ठीक है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क से बहुत सारे हैं, इंडिया 500 से ज्यादा है। आगे देखिए 6 में, रेड डेटा बुक प्रोवाइड डेटा ऑन बायोडेटा ऑफ सी, रेड सी, या फिर रेड पिगमेंट प्लांट, या फिर थ्रेटेंड स्पीशीज, जाहिर सी बात है थ्रेटेंड स्पीशीज। आगे देखिए 7 में, द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेंटेन रेड डेटा बुक इज IUCN, ठीक है। IUCN कहाँ पे? स्विट्जरलैंड वाले मेंटेन करके रखते हैं। 8 में आपका, द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1972 था, यहाँ पे गलती से 1973 लिख दिया है, पर इस पे आप टिक लगा दिएगा, ठीक है। आप 1972 कर दिए, इसको 2 करके इस पे टिक लगा दिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट आपका, डैश इज द प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्सटिंक्ट वेजिटेशन, एग्जिस्टिंग वेजिटेशन, ठीक है। क्या चीज है प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग वेजिटेशन का? तो जवाब है डिजर्टिफिकेशन। आंसर है डिजर्टिफिकेशन ही होता है आपका, कि लगातार थोड़े थोड़े टाइम में जो है वहां की वेजिटेशन खत्म होती आ रही, खत्म होती आ रही, खत्म होती आ रही है, एक टाइम पे पूरा रेगिस्तान बन जाता है। फिर सेकंड में आपका, ऑल द प्लांट्स ऑफ अ प्लेस आर टर्म्ड एज, किसी भी जगह के सारे प्लांट्स को क्या बोल देते हैं? वहां का फ्लोरा, हम फ्लोरा लिख दिए। फिर उसके बाद है, फौना इंक्लूड्स ऑल द एनिमल्स फाउंड इन एन एरिया, ठीक है। आगे देखिए फोर्थ में, अ डैश इज अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट टू प्रिजर्व वाइल्ड लाइफ, तो लीजिएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। आगे देखिए फिफ्थ में आपका, डैश बायोस्फीयर रिजर्व वाज द फर्स्ट अमंग ऑल अदर्स, तो जवाब है नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहला था इंडिया के अंदर। सिक्स में आपका, डैश इज द वर्ल्ड फेमस बर्ड सेंचुरी इन डैश राजस्थान, तो यहाँ देखिए, केओलाडियो गाना इज अ वर्ल्ड फेमस बर्ड सेंचुरी इन भरतपुर राजस्थान, ठीक है, ये सब लिख दिएगा। भरतपुर राजस्थान में क्या होता है? साइबेरियन बर्ड्स आते, साइबेरियन क्रेन नाम के बर्ड्स आते हैं उड़कर साइबेरिया से, कहाँ पे? राजस्थान के अंदर भरतपुर में। कहाँ पे आते हैं? उस सेंचुरी का नाम क्या है, बर्ड सेंचुरी का नाम? क्योलाजियो गाना, ठीक है। देखिए उड़ रहे नहीं है। आए क्या कह रहे हैं? इट टेक्स अबाउट डैश फुल्ली ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, तो जवाब है 17 पेड़ों की जरूरत पड़ती है 1 टन पेपर बनाने के लिए। आगे देखिए ट्रू फॉल्स में बोल रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कुड लीड टू इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रू, सही बात है। आगे, पॉपुलेशन ग्रोथ हैज नो इफेक्ट ऑन डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉल्स, पॉपुलेशन से फर्क पड़ता है भाई, उससे ही काफी फर्क पड़ता है कि वहाँ के पेड़ पौधे कैसे रहेंगे, वहाँ के फॉरेस्ट कैसे रहेंगे। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ के पेड़ों का इस्तेमाल कर लेंगे वो अपने लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, क्या होगा? खत्म हो जाएंगे पेड़। आगे देखिए, ग्रेट व्हाइट शार्क इज एन एग्जांपल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, क्या एंडेंजर्ड स्पीशीज के एग्जांपल है ग्रेट व्हाइट शार्क? तो हाँ ट्रू, सही बात है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज क्लोजली रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कि फॉरेस्ट को कंजर्व करना ही लगभग ये मतलब है कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना। तो हाँ काफी हद तक ट्रू है, इस क्लोज रिलेटेड है ना, तो बात ट्रू है। आगे है, फॉर प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड एट कॉर्बेट नेशनल पार्क ऑन 1 अप्रैल 1973। अच्छा मैंने पहले करवाया था ना 1973 को, मैंने बोला 2 कर दिएगा इसको, तो 3 ठीक है। क्यों? क्योंकि 1972 में तो वो आंदोलन शुरू हुआ था, वो जो कैंपेन था वो शुरू हुआ था कि टाइगर को जो बचाने की जरूरत है।
असली में प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हुआ था 1973 में। तो 1973 पे टिक लगा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 1973 में शुरू हुआ था नेशनल कॉर्बेट नेशनल पार्क में, तो ट्रू है, सही बात है ये। आगे देखिए, रेड डेटा बुक गिव्स द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट्स, के प्रोटेक्टेड प्लांट्स की लिस्ट बताता है क्या रेड डेटा बुक? तो देखो इसके बारे में तो देखिए, बात ये है कि वो तो एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में बताता है ना, अब वो प्रोटेक्टेड है या नहीं है ये तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो नहीं, प्रोटेक्टेड प्लांट्स के बारे में बात नहीं करता वो, सिर्फ स्पेशली बात करता है एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो ये भी फॉल्स कर दिएगा आप, फॉल्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोटेक्टेड प्लांट्स के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि नहीं, इसकी कोई प्लांट में ऐसी मतलब एंडेंजर्ड नहीं है ऐसे प्लांट्स, या फिर एंडेमिक में नहीं गए, या फिर रेयर नहीं है। तो ये सारे प्लांट्स को भी हम प्रोटेक्टेड प्लांट्स हैं कि नहीं भाई, ये है अच्छे खासे अमाउंट में दुनिया के अंदर, तो उन्हें भी प्रोटेक्टेड प्लांट्स ही कहा जाता है। और एक प्रोटेक्टेड प्लांट्स ऐसे होते हैं कि भाई बहुत कम है, उसे प्रोटेक्ट कर रखा है सरकार ने एक जगह के अंदर कि आप उसे नहीं तोड़ सकते, कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो इसलिए इसे हम फॉल्स पे कर देंगे। क्यों? क्योंकि रेड डेटा बुक जानकारी किसी और संदर्भ में देता है, वो देता है जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं या फिर एंडेमिक स्पीशीज हैं, उन सब के बारे में जानकारी देता है। आगे देखिए, माइग्रेशन प्रोसेस इज ओनली लिमिटेड टू बर्ड स्पीशीज, फॉल्स। सिर्फ बर्ड्स ही नहीं माइग्रेट करते, बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज करती हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पहले आपको सजेस्ट दी स्टेप्स टू अवॉइड डिफोरेस्टेशन, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख लिए रिसाइकलिंग पेपर, उसमें आप लिख लिए यहाँ से पेपर से लेके आप लिख लीजिए यहाँ तक, यहाँ पेपर तक की एक लाइन लिख ली ऊपर की। फिर उसका इसका ना दो पॉइंट भी डाल लिएगा, 1 और 2। उसके बाद लिख लिएगा सेकंड पॉइंट डाल के आप रिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन के बाद जो है आप लिख लिएगा, फिर उसके बाद जो है रिफॉरेस्टेशन में आप यहाँ से लिख लिएगा रिप्लांटिंग फॉरेस्ट, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी एंड प्रिवेंट द बिल्डअप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ तक, ठीक है। तो ये दो पॉइंट्स हो गए आपके, कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन, कैसे डिफॉरेस्टेशन सॉइल इरोजन को लीड करता है। तो लिखिए आप यहाँ से लेके वेजिटेशन से लेके मोर क्विकली तक, कि कैसे जो है अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे वहां पे, खास तौर से पेड़ पेड़ नहीं रहेंगे ना, तो वो होल्ड करके नहीं रख पाएगा जमीन को, और फिर जमीन जो है फिसलते फिसलते थोड़ा 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 करके रिश्ते रिश्ते वहां के सारे मिट्टी चली आएगी समुद्र में, नदी के रास्ते। अब बोल रहे हैं हाउ डज द डिजर्टिफिकेशन ऑफ एन एरिया अकर्स, कैसे डिजर्टिफिकेशन होती है किसी एरिया का। बहुत आसान है, पहला पैराग्राफ लिख दिया बस डिजर्टिफिकेशन का, डिजर्टिफिकेशन से लेके एक्सटेंसिव एरिया तक। अब आगे बोल रहे हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, ये रहा देखिए बायोडाइवर्सिटी लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीनों लाइन लिख दी है, ठीक है, होगी आपको बायोडाइवर्सिटी। ऐसा करिए वो मत लिखिए, आप यहाँ पे लिख दिए एक ही लाइन है, इट इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ, दैट इज प्लांट एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने भी जिंदा चीजें हैं धरती के ऊपर उन सबको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। अब बोले व्हाट आर रेयर स्पीशीज, रेयर स्पीशीज क्या है। अब देखिए बोल रहे हैं कि जो भी कम अमाउंट में पाए जाते हैं, पर इतना भी नहीं कि बहुत कम, कि इतने भी एंडेंजर्ड हो गए, एंडेमिक हो गए, बस कम अमाउंट में पाए जाते हैं दुनिया के अंदर, उनको बोलते हैं रेयर स्पीशीज। तो यहाँ से लेके आप कैटेगरी तक लिख दिए, यहाँ तक ये दो लाइनें लिख दी है, बस हो गया रेयर स्पीशीज। आगे देखिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है पहला आपका, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं डिफॉरेस्टेशन। देखिए पहले तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन लिख कर आप ये लिख लिएगा, ये पहला वाला पैराग्राफ। उसके बाद लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट डाल के लॉस ऑफ हैबिटाट, इसमें आप जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूसरी लाइन पे जो है ना डॉट, यहाँ तक ये दो लाइनें आप लिख दिएगा लॉस ऑफ हैबिटाट पे। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट डालिएगा, फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर्स लिखिएगा, आप लिख लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। सेकंड पॉइंट डाल के एक्सट्रीम टेम्परेचर में आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लिएगा, ठीक है। कटिंग डाउन फॉरेस्ट से लेके कार्बन डाइऑक्साइड तक। फिर थर्ड पॉइंट डाल के लिखिएगा आप सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन में यहाँ से लेके आप जो है यहाँ तक उतार लिएगा, बस इतना सा सॉइल इरोजन, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक भी उतार दिएगा, ये एक और लाइन एक्स्ट्रा लिख दिएगा, द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन कॉजेज द टॉप सॉइल टू इरोड मोर क्विकली, ठीक है, ये लाइन भी लिख दिएगा। या फिर चाहे तो ये वाली पहली वाली लाइन ये छोड़ ही दीजिए, लिखने की जरूरत नहीं पहली वाली लाइन, ठीक है, ये रहने दीजिए, सिर्फ ये वाली लाइन लिख ली आप।
फिर उसका पॉइंट 3 डाल के डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर लेवल, इस पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर उसका थर्ड पॉइंट में ड्राउट्स, फोर्थ पॉइंट में आप जो है मतलब नेक्स्ट वाले पॉइंट में जो भी है पॉइंट उसमें डिजर्टिफिकेशन ये लिख दिएगा। ठीक है, ये समझाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पॉइंट्स लिख दिया बहुत है।